नमस्कार। AK एजुकेशनल YT में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज हम यहाँ पर 10th क्लास का चैप्टर 2 बात करने वाले हैं। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है NCERT पे। हर जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से सुनिए बेटे कि पॉलिनोमियल होता है क्या है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल मीन्स नंबर्स हो गए आपके। क्लियर है। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की तो लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनमें डिफरेंस क्या है देखिए कि ये जो रेस्ट पावर है वेरिएबल के वो कैसे रहते हैं। अगर इसकी बात करें लीनियर में, इसमें सिंगल ही रेस्ट पावर रहता है। इस केस में क्वाड्रेटिक में क्या रहता है कि रेस्ट पावर कितनी हो जाती है, 2। क्लियर है। कैसे देखिए कि अगर हम इसकी बात करें लीनियर की बात तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन की बात है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, या वी कैन बी से इट इज अ 180 डिग्री। And in case of the quadratic equation, so we can be say it is a parabolic. It is a parabolic in nature. In higher classes, you can be understand the parabolic very frequently. So you can be say which object is moving in the like this path, in this path like as a semicircle, that is called the parabola. So in mathematical equation, if any equation, suppose that y is equal to how much x square, that is the parabola, and it is also quadratic equation. So quadratic polynomial is how we can be write the quadratic equation, that is the ax raised to power 2 plus b of x and plus c is equal to 0. That is quadratic polynomial. So in this chapter we are just discussing about the, sorry, we are just going to be discuss about the this equation ax square plus bx plus c is equal to 0। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि है क्या चीज है ये a जो है और b जो है और c है क्या चीज है। अगर हम देखें a और b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। वो क्या है, कोफिशिएंट है। आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कि नंबर्स होते हैं सारे। कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। दे आर ऑल द रियल नंबर्स। कैसे रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि रियल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, बहुत आगे तक कोई भी हो सकता है रियल नंबर। क्लियर है। तो ये ए और बी कोफिशिएंट है, और सी जो है यहाँ इस केस में हम सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। अगर आपको वेरिएबल का पता हो तो वेरिएबल जो है इसमें क्या है, एक्स स्क्वेयर है और यहाँ क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर बी है। बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, isn't it? सो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। वो कुछ भी हो सकता है। तो इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स को। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ देखिए सी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ कंडीशन ये रहती है किसमें, बच्चों ध्यान से देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है। ध्यान से सुनना है। हमने यहाँ ये तो देख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ए बी सी जी क्या है, ए और बी जो है आपके कोफिशिएंट है, एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है आपके वेरिएबल है, और सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। पर कंडीशन ये है कि ए एंड सी इज इक्वल टू नॉट बी 0। ए और सी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती हैं इस केस में। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड
सी दैट इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज नॉट बी इक्वलेंट टू द जीरो, इसको कुछ और भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे उस चीज को, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इनको और क्या कहते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि b की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो हो सकती है। b की वैल्यू जीरो, इट मींस कि कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज द b, इट मे बी द जीरो इन केस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो कैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ये नहीं है। देखो अगर ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है तो ये इट मीन्स दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स ए कितना है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें ए कितना है, वो 1 है। अगर एक्स या एक्स स्क्वेयर या एक्स या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है वेरिएबल का, के वहां पर हम ए कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ बी ऑफ एक्स, बी कितना है, 2 है। क्लियर है। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है। तो इट मींस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बी की वैल्यू जो है जीरो हो सकती है। क्लियर है। तो वो भी क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखते हैं हम इसको, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x raised to power 2 एंड प्लस 3। तो आपको अगर इसको देखेंगे हम इसको ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि ये जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि x कोफिशिएंट का कोई भी, जो x है x का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, ना ही वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू जीरो है। तो वो कैसा रहता है, हिडन रहता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि 2x raised to power 2 प्रेजेंटेड प्लस, जहां पर b ऑफ x है वो कितना है, 0x है, प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में क्या है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो अगर हम, ये तो हम समझ गए कि b की वैल्यू जीरो, ये ध्यान में रखना है आपने। ध्यान में रखने का क्या मतलब है कि अगर आप डिवाइड के कोई क्वेश्चन आगे आएंगे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वहां पर सीधा ही ऐसे दिया होगा, तो आप वहां पे परेशान हो जाएंगे कि हम जो b ऑफ x है वो आपके एक्सीड करेगा तो हम उसको कहाँ से लेकर आएंगे। तो हमारे को मेंशन करना होता है ये चीज। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे भी लिख लिख कर आ सकता है, ए एक्स रेज टू पावर कितना है, 4 है। फिर बी एक्स कितना आएगा हमारे पास, बी एक्स रेज टू पावर क्यूब में आ जाएगी। क्लियर है। फिर ये आगे कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, सी एक्स रेज टू पावर 2 प्लस आपका डी ऑफ एक्स। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका प्लस, आपका डी के बाद ई इज हेयर द कांस्टेंट टर्म। ऐसा नहीं है कि यहीं तक ही हम इसको सीमित रख सकते हैं, ये आगे भी एक्स रेस पावर 2 को ही सीमित नहीं रख सकते, इस फॉर्म में भी ये लिखकर आ सकता है। देखेंगे हम जब चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन को आपने ध्यान से देखना है। अगर इंट्रोडक्शन के बारे में, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब पता है, तभी हम लोग क्या है कि आगे इनको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। और ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है और बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये इजी है। इसको हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको सिखाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ एक चीजें कंटेंट में ऐसा भी हो सकता है कि आप स्किप करेंगे, अगले वीडियो में आप स्किप करके वहां पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से इन चीजों को देखना है। तो अभी हम यहाँ पे मेथड देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने देख ली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तो हमारे को लग गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो सेकंड चैप्टर है 2.1 है। क्लियर है। 2.1 में जो एक्सरसाइज है वहां पे आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। उसमें क्या करना है, आपने फाइंड करने हैं, उसके जीरोस करने हैं फाइंड। क्लियर है। तो देखिए उसमें क्या है कि हम पहले थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जीरोस हैं, जीरोस कितने रहते हैं, हमेशा 2 ही जीरोस आते हैं।
पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो रहते हैं? 2। ये भी ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम बार कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितने जीरोस हो गए, उसमें 2 हो गए। हम देखेंगे भी कि 2 जीरो कैसे फाइंड करते हैं, कि 2 ही जीरो क्यों होते हैं, वो भी हम अंडरस्टैंड करें। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि quadratic equation, how many zeros are there in a quadratic polynomial? So you have to be ensure that there are only 2 zeros in quadratic polynomial. ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि मेथड क्या है इनको सॉल्व करने का। क्लियर है? नंबर वन नंबर वन है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो लीनियर इक्वेशन में भी हम यूज करते हैं, इस केस पे भी हम यूज करते हैं। इजंट इट? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है बेटे, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको x की वैल्यू पहले से ही दी गई होगी। मान के चलो x इज इक्वल टू 2 करके दिया गया होगा। क्लियर है ना? तो जैसे मानो आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2x रेज टू पावर 2 है, प्लस 4x है, प्लस 1 है। क्लियर है? तो ये आपके पास मान के चलो क्या है, सॉरी p ऑफ x है, p ऑफ x है। क्लियर है? इस तरीके से नाइन्थ में भी आपने किया होगा। तो आपके पास g ऑफ x पहले से ही दिया होगा, g ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस मेथड से आपको अंडरस्टैंड होता है तो आपको जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर है? तो 2 है, तो x जो है, x की वैल्यू पहले से गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2, isn't it? So raised to power how much? Again 2. So plus 4 multiply by again x value is equal to 2 plus 1. Clear? So now we have to be just make to solve this. 2 raised to power 2 is equal to how much? 4. So we can be directly write the 4 plus 4 2s are 8 plus 1. So that is equal to how much? 8 plus 8 plus 1. That is equal to how much? 17. Isn't it? The answer is 17. This is the answer of P of x. So P of x is equal to how much? 17 if g of x is given 2. So the value of x is given to 2. So this is the substitution method. आपने ये मेथड जो है 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया होगा। क्लियर है? सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को ऊपर करने वाले हैं 10th में। तो आपको एक मिडल फैक्टर स्प्लिटिंग करके आता है, मिडल फैक्टर स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी हम इसी को ही बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता है क्या है बेसिकली बेटे, यहाँ पे कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, उन स्टेप को याद रखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम आपके ही बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं, बुक से छोड़ के एग्जांपल ले लेते हैं कोई, एग्जांपल से भी हम इजीली समझ पाएंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस प्लस नहीं माइनस ले लेते हैं 4x माइनस का 8 इजिकल टू 0, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि इसके क्या निकालने हैं हमने, इस इक्वेशन का क्या निकालना है हमने, जीरोस निकालने हैं। क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर है? साथ में यहाँ ये भी बताया होगा, अपने बुक में देखना है ध्यान से, मैं बुक की बात भी करूंगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हो। रिलेशनशिप बताना है जीरोस का और किसका, जो जीरोस आएंगे उसका रिलेशन देखेंगे हम किसके साथ, इनके साथ, कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल के साथ। क्लियर है? देखते हैं इन चीजों को। तो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपने सिंपली क्या करना है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है कि क्या है। सबसे पहले यहाँ एक्स रेज टू पावर माइनस 4x माइनस 8 है। तो यहाँ हमने पहले फर्स्ट स्टेप है a इंटू सी करना है। कहने का मतलब ये है कि a की वैल्यू कितनी है,
कोफिशिएंट ऑफ ए यहाँ कितना है 1 है, तो कितना है 1 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, जो कि आपके पास सी है, सी कितना है -8 है, सी की वैल्यू कितनी है -8 है, तो ये इक्विवेलेंट कितना है -8 के बराबर ये आया है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या कि यहाँ 2 कर लेते हैं, अगर हम 4 करेंगे तो हमारे को समस्या हो जाएगी, यहाँ हम 2 कर लेते हैं इक्वेशन में, यहाँ हम 2 कर लेते हैं। क्लियर है। 2 करेंगे तो शायद इजीली हो पाएगा, अगर 4 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 4 2 8 देख लेते हैं। क्लियर है, यहाँ देख लीजिएगा आप, आपको समझ आ जाएगा। अब हमने 8 के -8 के मल्टीपल देखने हैं किस तरीके से, कि वो सम करके -2 आए, मल्टीप्लाई करके वो ए इंटू सी के बराबर है, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो देखते हैं 4 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो हमारे पास पहले ही 2 4 जा कितना है 8, और तो और क्या होता है 4 इंटू 2 होता है 8 के बराबर। क्लियर है। तो हमारे पास 8 कैसा है माइनस का है, तो अगर मैं -2 करूं तो -8 ऑब्वियस सी बात आएगा। वो माफ करिएगा, यहाँ पे मेरे को 2 लिखना था, 4 इंटू 2 लिखना था। 2 इज इक्वल टू हाउ मच 8 है। तो कंडीशन तो दोनों ही है कि अब 4 2 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है। तो हमने यहाँ क्या देखना है बच्चे, कि अगर मैं माइनस का 2 करूं तो -2 4 जा 8 होता है। तो कंडीशन ये है कि प्लस और माइनस की बात करें, कि -2 कर लिया मैंने यहाँ पर, +4 कर दिया, तो हमारे पास कितना आता है इक्वल टू 2 आता है, वो किस चीज का प्लस का, पर यहाँ क्या है माइनस का है। तो आपको टर्म क्या लेनी है -4 +2 ले, तो कितना आएगा हमारे पास -2 आएगा। तो ये वाली कंडीशन है, ये हमने लेनी है। इसका एक और तरीका भी है, पी और क्यू भी मानते हैं हम इसको, इसको पी मानते हैं, इसको हम क्यू मानते हैं। तो माइनस प्लस, क्लियर है, यहाँ -p है और प्लस का क्या है क्यू है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, जो आपकी बड़ी टर्म होगी, अगर माइनस की बड़ी टर्म है तो माइनस का साइन देगा, प्लस का बड़ा टर्म है तो प्लस का आपको साइन देगा वो। क्लियर है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सबसे पहले हमने ए इंटू सी करना है। फिर एक बार आप वीडियो इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं बार बार, कि इसमें क्या बोला गया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कौन सी वाली कंडीशन उठाऊंगा, ये वाली। देखो कैसे, -4 और 2 कितना -2 है, जो मेरे पास बी ऑफ एक्स है, और मल्टीप्लाई करके देखूं मैं इसको, मल्टीप्लाई करके कितना है -4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -8 के बराबर है, जो कि हमारे पास पहले ही -8 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ, इसको मिडल फैक्टर को स्प्लिट करके हमने लिख लिया हुआ है 4 और 2 की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक्स की स्क्वायर माइनस क्या है हमारे पास 4x, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम रहने वाला है जो हमने यहाँ लिया है, और वेरिएबल वही रहेगा जो आपके पास पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर बी ऑफ एक्स का। क्लियर है। फिर -4 हमने ले लिया है, साथ में क्या है प्लस का 2 है, +2, और देखो एक्स हमारे को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि -4x +2x कितना हुआ हमारे पास -2x, अगर यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे तो ये आपस में ऐड नहीं होएगा, क्योंकि लाइक टर्म हमको चाहिए यहाँ पे। माइनस कितना होगा 8, हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे। अब ये हमारे पास सेकंड स्टेप भी हमने यहाँ पे सीख लिया हुआ है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करें अगर हम, थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में क्या बोला, कि हमने यहाँ पर अगर 8th क्लास में आपने और 9th क्लास में देखा होगा, कि जब हम फैक्टराइज कर रहे थे छोटी क्लास में, तो आपको यहाँ क्लियर बताया गया था कि दो टर्म को हम एक साथ लेते हैं, दो टर्म को एक साथ लेते हैं, तो दो में से हम क्या लेते हैं यहाँ पर कॉमन लेते हैं कोई भी चीज। यहाँ देखिए कॉमन, यहाँ वेरिएबल सॉरी कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 और 4 में कॉमन क्या होगा 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 4 के टेबल में 1 भी आता है, और 1 जो है 1 के टेबल में खुद भी आ रहा है, 1 4 जा 4 भी होता है। तो यहाँ 1 है तो लिखने की जरूरत है नहीं है हमारे को। तो यहाँ और क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है यहाँ, और एक्स कॉमन है, क्यों, क्योंकि जो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है, कि एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज को। तो देखो बेटे क्या है, क्या मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया है, कहाँ कहाँ से कॉमन लिया, दो टर्म से, ये फर्स्ट टर्म से यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से भी x कॉमन लिया है, क्योंकि वेरिएबल ही कॉमन है, कोफिशिएंट यहाँ कॉमन है नहीं है।
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया था, फैक्टराइज हमने छोटी क्लास में सीखा था। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वेयर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक एक्स तो मैंने बाहर ले लिया हुआ है, तो अंदर कितना रहा यहाँ पे, एक एक्स रह लेगा। क्लियर है। फिर माइनस है, यहाँ पहले से जब एक्स मैंने बाहर लिया है तो यहाँ कितना रह लेगा, फोर रहेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इजीली इसको समझ पाएंगे। और जब कर रहे हैं तो ओरली बोलने की कोशिश करना है, कि ओरली ही बोलना है आपने। फिर प्लस, क्योंकि इसके बाद क्या है, साइन प्लस का है, क्योंकि ये दो आपके टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है, दूसरी ये वाली टर्म है। क्यों, क्योंकि हमने इसको ही स्प्लिट किया -2 को। ध्यान से देखिए यहाँ, -2 को ही हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है। तो अब देखिए यहाँ पे, इसमें भी जैसे हमने यहाँ कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन लेंगे 2 और 8 में। कॉमन का मतलब है HCF। HCF आपने छोटी क्लास में अंडरस्टैंड किया होगा, नहीं तो मैंने एक वीडियो अपलोड अपलोड करी हुई है, फ्रैक्शन के नाम से है, 6th क्लास फ्रैक्शन। वहां पे आप इजीली देख सकते हैं कि HCF का क्या रोल है। तो HCF है 2 और 8 में से, क्या HCF है इनका, 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही टेबल के 2 और 8 तो लूप है। तो यहाँ देखिए हमने जो कॉफिशिएंट है उसको कॉमन ले लिया, वेरिएबल यहाँ कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या लिखा हमने यहाँ पर, 2 बाहर ले आया। तो 2 बाहर लाया कॉमन करके, तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास, एक्स। क्लियर है। माइनस, तो 2 जो है 8 के साथ, ध्यान रखना है यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस का साइन है, प्लस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ ये भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओरली बोलते रहना है कि प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैंने ये माइनस लिखा है। अगर यहाँ माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो आप जब भी सॉल्व करें तो एक बार ओरली जरूर करना है इस चीज को, प्लस माइनस माइनस। तो 2 का टेबल 8 के लिए पढ़ना है, तो आपको होता है 2 4 जा होता है 8, तो 4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो आप इंश्योर तभी हो पाएंगे बच्चे, कि अगर आपकी जो विद इन ब्रैकेट है लाइक टर्म होनी चाहिए, जैसे x-4 यहाँ है, यहाँ भी x-4 ही होना चाहिए। प्लस होगा यहाँ, तो यहाँ पे भी प्लस, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए। यहाँ माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे जो टर्म्स है वो अलग अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने x को क्या करना है, +2। क्यों, क्योंकि जो आपकी आउटसाइडर है वो आपने ऐसे लिखने हैं प्लस, अगर माइनस को तो यहाँ तो माइनस लिखते, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर प्लस था, तभी मैंने यहाँ प्लस लिखा है। आप देखिए इन दोनों का कॉमन लिख लेते हैं, x-4। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास स्टेप। तो जीरो यहाँ देखिए कितने आए हैं, हमारे पास दो ही आए हैं। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं एक वीडियो और अगली वीडियो जब अपलोड करूंगा उसमें आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये वाले स्टेप एक बार याद कर लीजिए। जब आप इस इन स्टेप को याद करेंगे कि हमने कैसे किया है, तो हम अगली वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि 2.1 जो है कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 2.1 को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगली बार